हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल करंट। हम यूट्यूब पर अभी बिल्कुल नए हैं और ऑनेस्टली आपका सपोर्ट ही हमें ग्रो करने में हेल्प करेगा। अगर आपको इंटरनेशनल रिलेशंस, करंट अफेयर सिंपल और कॉन्सेप्चुअल वे में समझना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए समझते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसा ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट जिसके बारे में पूरी दुनिया कंसर्न्ड है, ईरान और इसराइल के बीच में टेंशन एक्चुअली है क्या? क्या ये सिर्फ जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है या फिर एक बड़ी ग्लोबल वॉर का स्टार्टिंग पॉइंट? सबसे पहला क्वेश्चन, ईरान और इसराइल एनिमीज क्यों हैं? वाई आर ईरान एंड इसराइल आर एनिमीज? क्या ये रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है या पॉलिटिकल राइवलरी है या पावर स्ट्रगल इन द मिडिल ईस्ट? सेकंड, व्हाट रोल डज द यूएसए प्ले? क्या अमेरिका सिर्फ एक सपोर्टर है, मीडिएटर है या एक स्ट्रेटेजिक प्लेयर? थर्ड, व्हाई इज़ द वर्ल्ड कंसर्न? दुनिया को इस वॉर की चिंता क्यों है? क्योंकि मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है ऑयल प्राइजेस को, ग्लोबल इकोनॉमी और सिक्योरिटी को भी। और सबसे डेंजरस क्वेश्चन, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट एक वाइडर ग्लोबल वॉर में बन सकता है? कैन दिस बिकम अ वाइडर वॉर? आज की वीडियो में हम इन सब क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप सिंपल लैंग्वेज में डिकोड करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और एग्जाम पर्सपेक्टिव भी स्ट्रांग हो। अब सबसे पहले ये समझना होगा कि ईरान और इसराइल की हॉस्टिलिटी अचानक से स्टार्ट नहीं हुई। इसका एक स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। एक्चुअली 1979 से पहले सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट थी। उस टाइम ईरान में शाह ऑफ ईरान का रूल हुआ करता था, जो वेस्टर्न कंट्रीज स्पेशली यूएसए और इसराइल के क्लोज एलाई थे। ईरान और इसराइल के बीच ट्रेड कॉर्पोरेशन था, इंटेलिजेंस शेयर होती थी और दोनों कंट्रीज मिडिल ईस्ट में स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स भी माने जाते थे। लेकिन टर्निंग पॉइंट आता है 1979 में, ईरानियन इस्लामिक रेवोल्यूशन के साथ। इस रेवोल्यूशन के बाद आयतुल्लाह अली खुमैनी ने इसराइल के अगेंस्ट इस रेवोल्यूशन के बाद आयतुल्लाह खुमैनी पावर में आए और ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। यहाँ से फॉरेन पॉलिसी कंप्लीटली चेंज हो गई। न्यू ईरानियन लीडरशिप ने डिक्लेयर किया कि इसराइल एक लेजिटिमेट स्टेट नहीं है और उससे मिडिल ईस्ट में वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का सिंबल माना गया। इसका रिजल्ट क्या हुआ? डिप्लोमेटिक रिलेशंस इमीडिएटली ब्रेक हो गए, तेहरान में इजरायली एम्बेसी बंद कर दी गई और ईरान ओपनली पैलेस्टाइन कॉज का सपोर्टर बन गया। इसके बाद राइवलरी सिर्फ डिप्लोमेसी तक लिमिटेड नहीं रही। ईरान ने रीजन्स में एंटी इजराइल ग्रुप्स को पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक सपोर्ट देना स्टार्ट किया, जबकि इसराइल ने ईरान को अपने एग्जिस्टेंस के लिए मेजर सिक्योरिटी थ्रेट माना। सिचुएशंस और सीरियस तब हो गई जब ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप करना स्टार्ट किया। इसराइल को फियर है कि अगर ईरान न्यूक्लियर कैपेबल बन जाता है तो रीजनल पावर बैलेंसली कंप्लीटली चेंज हो सकता है। इसी वजह से ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ दो कंट्रीज का डिस्प्यूट्स नहीं है, ये आइडियोलॉजी, रीजनल डोमिनेंस, सिक्योरिटी कंसर्न्स और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का कॉम्बिनेशन बन चुका है। और इसी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझे बिना आज मिडिल ईस्ट के टेंशन समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब इस कॉन्फ्लिक्ट को प्रॉपर समझने के लिए एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फैक्टर समझना जरूरी है, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। एक्चुअली 1950s में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कल या रिसेंट ईयर्स में स्टार्ट नहीं हुआ, ये स्टार्ट हुआ था 1950s में। एक्चुअली 1950s में ही ईरान ने न्यूक्लियर रिसर्च शुरू कर दिया था। और इंटरेस्टिंगली उस टाइम यूएसए खुद ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सपोर्ट कर रहा था अंडर एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम। उस वक्त क्लियर सिंपल ऑब्जेक्टिव थे, सिविलियन एनर्जी प्रोडक्शन, साइंटिफिक रिसर्च और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। लेकिन 1979 में जब इस्लामिक रेवोल्यूशन आया, उसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज और ईरान के रिलेशंस डेटेरियोरेट हो गए। टाइम के साथ ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ बढ़ानी स्टार्ट की, स्पेशली फैसिलिटीज़ लाइक नतान्स एंड फोर्दो। यहीं से ग्लोबल कंसर्न स्टार्ट होता है, क्योंकि यूरेनियम एनरिचमेंट पीसफुल एनर्जी के लिए यूज़ हो सकता है, लेकिन अगर एनरिचमेंट लेवल ज़्यादा हो जाए तो वही टेक्नोलॉजी न्यूक्लियर वेपन्स बनने में भी यूज़ हो सकती है। इसराइल और वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये फियर है कि ईरान सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन कैपेबल हो सकता है। इसी टेंशंस के कंट्रोल करने के लिए 2015 में एक प्लान साइन होता है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इस एग्रीमेंट के अंडर ईरान की न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ लिमिट करने के लिए अग्री किया और इंटरनेशनल इंस्पेक्शंस अलाउ किए, इकोनॉमिक सैंक्शंस रिमूव किए गए। लेकिन सिचुएशन फिर एस्केलेट हो गई जब यूएसए ने एग्रीमेंट से विड्रॉ कर लिया और सैंक्शंस वापस इम्पोज हो गए। के बाद ईरान ने एनरिचमेंट लेवल फिर से इंक्रीज कर दिए, जिससे रीजनल टेंशंस और बढ़ गए। आज के टाइम पर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी का सबसे सेंसिटिव इशू है और यही रीज़न है कि इसराइल ऐसे डायरेक्ट एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानता है। इसी न्यूक्लियर टेंशन की वजह से कोवर्ट अटैक, साइबर ऑपरेशंस और मिलिट्री का रिस्क कॉन्टीन्यूसली बना रहता है। अब समझते हैं ईरान और इसराइल आपस में वॉर लड़ते कैसे हैं। प्रॉक्सी वॉर इन द मिडिल ईस्ट। अब ईरान और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट डायरेक्ट वॉर से ज़्यादा प्रॉक्सी वॉर के फॉर्म में चल रहा है। सिंपल लैंग्वेज में समझे, ये कंट्रीज डायरेक्टली एक दूसरे से फाइट नहीं करती, बल्कि थर्ड पार्टी ग्रुप्स के थ्रू इन्फ्लुएंस और प्रेशर क्रिएट करती है। ईरान मिडिल ईस्ट में कुछ आर्म ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, जैसे लेबनान में हिजबुल्ला, गाजा में हमस और यमन में हुथीज। दूसरी साइड पर इसराइल इन ग्रुप्स को अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए मेजर थ्रेट मानता है और मिलिट्री ऑपरेशंस के थ्रू इन्हें काउंटर करता है। इसका रिजल्ट क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं रहता, पूरा मिडिल ईस्ट अनस्टेबल हो जाता है। इसी वजह से टेंशन बार बार एस्केलेट होते हैं, कभी ऑयल सप्लाई, कभी ग्लोबल ट्रेड और कभी इंटरनेशनल सिक्योरिटी तक इम्पैक्ट होता है।
मतलब ये सिर्फ ईरान वर्सेस इसराइल नहीं बल्कि रीजनल पावर स्ट्रगल बन चुका है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, यूएसए इसराइल को इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्यों देता है? सबसे पहला रीज़न है स्ट्रेटेजिक लोकेशन। इसराइल मिडिल ईस्ट के एक हाईली सेंसिटिव रीजन में लोकेटेड है जहां से ग्लोबल ऑयल सप्लाई रूट्स और मेजर ट्रेड कॉरिडोर्स पास होते हैं। यूएसए के लिए यहां एक रिलायबल पार्टनर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा रीजन है मिलिट्री और इंटेलिजेंस। यूएसए और इसराइल एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी, मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम्स और इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं जो टेररिज्म और रीजनल थ्रेट्स को काउंटर करने में हेल्प करती है। तीसरा और सबसे क्रिटिकल फैक्टर है ईरान। अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशंस और रीजनल इन्फ्लुएंस को चैलेंज मानता है, इसलिए इसराइल को सपोर्ट करके मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस मेंटेन करता है। फोर्थ रीजन है पॉलिटिकल एंड डेमोक्रेटिक अलाइनमेंट। इसराइल को रीजन की स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी माना जाता है जो यूएसए की फॉरेन पॉलिसी वैल्यूज के साथ अलाइन करता है। इसलिए यूएसए का सपोर्ट इमोशनल नहीं बल्कि सिक्योरिटी, जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल डोमिनेंस पर बेस्ड है। अब बात करते हैं 2026 एस्केलेशंस की, जो ईरान इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट को एक डेंजरस टर्निंग पॉइंट पर ले गई है। 2026 में सिचुएशन सडनली इंटेंसिफाई हो गई जब इसराइल ने रिपोर्टेडली यूएस के सपोर्ट के साथ ईरान के स्ट्रेटेजिक मिलिट्री टारगेट्स पर एयर स्ट्राइक लॉन्च की, स्पेशली तेहरान के इंपॉर्टेंट लोकेशन पर। इन अटैक का सबसे शॉकिंग आउटकम था ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमीनी की डेथ की कॉन्फर्मेशन, जिसने पूरे मिडिल ईस्ट में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर दी। इसके बाद ईरान ने हाई मिलिट्री अलर्ट डिक्लेयर किया और रिटेलिएशंस की भी वार्निंग दी है, जिससे रीजनल टेंशंस रैपिडली इंक्रीज हो गए हैं। ग्लोबल पावर्स भी इमीडिएटली कंसर्न हो गए क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट एक्सपेंड होता है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई, इंटरनेशनल ट्रेड और वर्ल्ड इकोनॉमी डायरेक्टली इंपैक्ट हो सकती है। यानी ये सिर्फ दो कंट्रीज का कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा है बल्कि एक पोटेंशियल ग्लोबल क्राइसिस बनने का रिस्क क्रिएट हो चुका है। अब देखते हैं इस वॉर का ग्लोबल इंपैक्ट, क्या इंपैक्ट पड़ सकता है वर्ल्ड पे इस वॉर से। सबसे पहला रिस्क है वाइडर मिडिल ईस्ट रीजनल वॉर। अगर ईरान के एलाइज जैसे हेजबुल्ला या अदर रीजनल ग्रुप्स और इसराइल के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स इन्वॉल्व हो गए तो सिचुएशन मल्टी कंट्री कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो सकती है। सेकंड है पॉसिबल डिस्ट्रप्शन ऑफ ग्लोबल ऑयल सप्लाई। वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 1/3 ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नाम के नैरो सी रूट से। अगर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये रूट डिस्टर्ब होता है तो ऑयल एक्सपोर्ट्स रुक सकते हैं। इसका रिजल्ट क्या होगा? पेट्रोल डीजल प्राइसेस एकदम से इंक्रीज करेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी और डेवलपिंग इकोनॉमीज पर हैवी प्रेशर पड़ सकता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ट्रेड और ग्लोबल मार्केट्स पर इम्पैक्ट। वॉर अनसर्टेनिटी इन्वेस्टर्स को पैनिक मोड में डाल देती है, स्टॉक मार्केट्स अनस्टेबल हो जाते हैं और सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो सकती हैं। और सबसे बड़ा डेंजर पॉइंट, मेजर ग्लोबल पावर्स का इन्वॉल्वमेंट। यूएसए ऑलरेडी इसराइल का सपोर्टर है जबकि रशिया और चाइना रीजनल बैलेंस मेंटेन करना चाहते थे। ऐसी सिचुएशंस एस्केलेशंस को ग्लोबल कन्फ्रंटेशन तक ले जा सकती हैं। तो अगर हम पूरे ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट को समझें तो ये दो कंट्रीज के बीच राइवलरी नहीं रही है। ये कॉन्फ्लिक्ट रिप्रेजेंट करता है आइडियोलॉजी वर्सेस सिक्योरिटी, पावर वर्सेस सर्वाइवल और मिडिल ईस्ट में डोमिनेंस की ऑनगोइंग स्ट्रगल। 2026 की रीसेंट एस्केलेशंस ने एक क्लियर मैसेज दे दिया है, मॉडर्न वॉर्स अब सिर्फ बॉर्डर तक लिमिटेड नहीं रहते, उनका इम्पैक्ट एनर्जी मार्केट्स, ग्लोबल इकोनॉमी, डिप्लोमेसी और इवन एवरीडे लाइफ तक पहुंच जाता है। आज दुनिया का सबसे बड़ा कंसर्न ये नहीं है कि अटैक किसने किया बल्कि ये है कि नेक्स्ट एस्केलेशन कब होगी, क्योंकि अगर सिचुएशन कंट्रोल से बाहर गई तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से ऑयल डिस्टर्ब हो सकता है, ग्लोबल प्राइसेस शूट कर सकते हैं और मेजर वर्ल्ड पावर्स इनडायरेक्टली कन्फ्रंटेशन में आ सकते हैं। इसीलिए ग्लोबल डिप्लोमेसी अब सबसे क्रिटिकल स्टेज पर खड़ी है। मिलिट्री स्ट्रेंथ टेम्परेरी एडवांटेज दे सकती है लेकिन लास्टिंग पीस सिर्फ नेगोशिएशंस और रिस्ट्रेन से ही पॉसिबल है। फ्यूचर स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी एक सिंपल चॉइस पर, डायलॉग या फिर डिस्ट्रैक्शन। और इसी रीजन से ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ अब मिडिल ईस्ट का इशू नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के फ्यूचर सिक्योरिटी का क्वेश्चन बन चुका है। अगर आपको ये एनालिसिस हेल्पफुल लगा हो और ऐसे ही कॉन्सेप्ट को क्लियर और क्लीन वे में समझना चाहते हैं तो काइंडली कॉन्सेप्चुअल करंट को सब्सक्राइब जरूर करें। Thank you so much for watching.